गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता, वरन उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित होते हैं तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित होते हैं। यहाँ हम बहुप्रचलित कुछ नातेदारी रीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं परिहार या विमुखता। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंतर्क्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों का नाम लेना वर्जित है या किसी न किसी प्रकार से संबंधियों के साथ परिचित ऋषि से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो वे संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं, जैसे भाई बहन परिहार, दामाद सास परिहार, सास बहू परिहार, ससुर पुत्र वधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। श्रीलंका की बेड्डाइट जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है। यहाँ की वे एक छत के नीचे नहीं सो सकते एवं साथ साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर तो इस प्रकार का परिहार की पराकाष्ठा तक भी पहुंच जाते हैं। रिवर्स ने इसके उदाहरण दिए हैं। भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई के प्रवेश की इजाज़त नहीं होती जिसमें बहन का शव पड़ा हो। ट्रोबियांडो द्वीपवासियों में यदि भाई अपनी बहन के प्रेमाचार करते देख लें तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। पुत्रवधू और सास परिहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। योकाधिर जनजाति में बहू अपने ससुर व जेठ के चेहरे नहीं देख सकती और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ओष्टयाक जनजाति में जब तक कोई संतान पैदा ना हो, बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही है। यदि उनका सामना हो जाता है तो वो मुंह छुपा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में सास यदि जंगल में लकड़ियाँ चुन रही हो और उधर से दामाद आ जाए तो उसे पेड़ के पीछे छुप जाना होता है। भारतीय समाज में भी सास ससुर एवं ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती है। यही नहीं, पति के पिता के भाई व उनकी पत्नियों से भी बहु परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। रेडक्लिफ ब्राउन का भी कहना है कि परिहार एक सामाजिक तथ्य है। उसकी व्याख्या भी सामाजिक आधार पर की जानी चाहिए। समाज के कुछ व्यक्तियों के बीच यदि घनिष्ठता हो तो ये दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या की बात होती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी शत्रुता की स्थितियों को ना पनपने देने के लिए परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ है। परिहार के सामान्य प्रकारों में पति/पत्नी के नाम का प्रयोग
करना भी निषिद्ध है। इसके पीछे जादू टोने का भय ही आदिम जनजातियों का आधार रहा होगा। इस संदर्भ में एक बात और स्मरणीय है कि जिन लोगों में परिहार के संबंध पाए जाते हैं उनमें सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होते, वरन आदर एवं मैत्री के भाव भी पाए जाते हैं। अब दूसरा संबंध है परिहास या हंसी मजाक के संबंध। परिहास संबंध परिहार के ठीक विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदार परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुखतः विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। जो विवाह से संबंधित लोग होते हैं उनके मध्य पाए जाते हैं। ये संबंध निम्न प्रकार के रिश्तेदारों के बीच में भी पाए जाते हैं: जीजा साली परिहास, जीजा साला परिहास, देवर भाभी परिहास, ननद भाभी परिहास, मामा भांजा परिहास और मामी भांजा परिहास, दादा पोती परिहास, दादा पोता परिहास, चाचा भतीजा परिहास, फूफा भतीजी परिहास। दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं हम। दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सी जनजातियों में मामा भांजे के साथ परिहास के संबंध होते हैं। भांजा मामा की संपत्ति को चुरा सकता है और उसके साथ स्वच्छंदता का व्यवहार कर सकता है। होपी लोगों में भी यही प्रथा है। कुछ पितृवंशीय परिवारों में एक व्यक्ति अपनी बुआ से परिहास कर सकता है। उत्तरी अमेरिका में देवर भाभी एवं जीजा साली के बीच परिहास अनिवार्य है। कई आदिम समाजों में दादा दादी पोता में परिहास पाया जाता है। शरद चंद्र रॉय, एक विद्वान है शरद चंद्र रॉय, ने उराव जनजाति में दादी पोता के बीच विवाह का उल्लेख किया। वेरियर एल्विन ने भी बेगा जनजाति में पोता दादी विवाह का उल्लेख किया है। उत्तरी भारत में चमार जाति में दादा पोती के विवाह का भी उल्लेख मिलता है और ऐसे विवाह से संतान भी हुई है। पेस्टिकोस्ट द्वीप में दादा पोती, दादा पोता, दादी पोता विवाह प्रचलित है। रेडक्ली ब्राउन परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपस में गाली गलौज, एक दूसरे के साथ मारपीट आदि दिखावटी शत्रुता मामा भांजे के परिहास संबंध से संबंधित कुलांशों के बीच संभाव्य वैमनस्य को मिटाने का एक साधन माना गया है। चैपल तथा कून इस प्रथा को कुछ व्यक्तियों के बीच अंत्यक्रिया बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में मानते हैं। वेस्टरमार्क का मत है कि जिन व्यक्तियों में परिहास संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता रही है और उनमें इतनी घनिष्ठता रही है कि कभी भी विवाह भी कर लेते थे, जैसे जीजा साली परिहास साली विवाह एवं देवर भाभी परिहास देवर विवाह का सूचक है। अब है माध्यमिक संबोधन। कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहां संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम बनाया जाता है, इसलिए इसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम से पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी, अमुक की माँ। टाइलर ही पहला व्यक्ति था जिसने माध्यमिक संबोधन शब्द को मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। इस प्रथा का प्रचलन टॉयलर, फेजर, लॉबी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मलाया, चीन, उत्तरी साइबेरिया,
ब्रिटिश कोलंबिया, अंडमान, लंका, फिजी द्वीप आदि प्रदेशों में निवास करने वाली अनेक जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। टाइलर माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक परिवारों के कारण मानते हैं। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की प्रधानता एवं सर्वोच्च सत्ता थी। पति बाहर का व्यक्ति होने से उसकी परिवार में उच्च स्थिति नहीं थी, उसे द्वितीयक संबंधी माना गया है। इसलिए स्त्री उसे पुकारने के लिए बच्चों का माध्यम बनाती थी। इस रीति का जब विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के नाम से पुकारने लगा। कई समाजों में विकसित भाषा एवं शब्दों की कमी के कारण पृथक पृथक संबंधियों को पुकारने के लिए विभिन्न संबंध संख्याओं की कमी ने इस प्रथा को जन्म दिया। और एक है मातुल्य। यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। यहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजों की वफादारी पर मामा का विशेषाधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे से भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है। और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक कहते हैं। यदि भांजे भांजी अपने मामा के घर पर ही रहकर बड़े हों तो उसे मात्र स्थानीय निवास कहते हैं। मातुल्य प्रथा मात्र सत्तात्मक समाज की सामान्य विशेषता है। यदि यह प्रथा किसी पितृ सत्तात्मक परिवार में भी पाई जाती है तो पूर्ववर्ती मातृ प्रधान सामाजिक संरचना का ही अवशेष है। कहीं कहीं पर भांजे एवं पुत्र में संघर्ष भी देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक कोमाचे और थोंगा जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन है। यदि विवाह के बाद पत्नी पति के घर जाकर रहती है, फिर भी पुत्रों के लिए मामा का घर द्वितीय शरण स्थली होता है। एक है पितृसविश्रय। जिस प्रकार मात्र सत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, वैसे ही पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन बुआ, जिसे पितृसवा कहते हैं, को विशेष महत्व दिया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने वैक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ बुआ ही भतीजे को वधू ढूंढती, भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता, वहीं बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता और संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च करता। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। एक है सहप्रसूता या सहकष्टी। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी संतान होने वाली हो तब पुरुष उन सारे निषेधों का पालन करता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसवा कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे भी प्रसवा की तरह अछूत माना जाता है। भारत में खासी टोडा जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने एवं कपड़े धोने की उस समय तक मनाही रहती है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। कुछ विद्वान इसे मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे पति पत्नी के परस्पर प्रेम का विकास होता है।
पत्नी को यह जानकर मानसिक संतोष होता है कि उसका पति भी उसके कष्ट में हिस्सेदार है और वह भी उसके कष्ट को महसूस करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रसव समय स्त्री के शरीर की कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। कुछ जनजातियों में इस प्रथा के प्रचलन के कारण माता पर प्रतिबंध लगाकर उसको जादू टोनों के बुरे प्रभाव से बचाए रखना है ताकि नवजात शिशु कुशलता से जन्म ले सके। डॉक्टर दुबे का मत है कि इस प्रथा का प्रचलन सामाजिक पितृत्व निर्धारित करने के लिए होगा। बहुपति विवाही तथा मातृ सत्तात्मक परिवारों में जहाँ संतान जैव के पिता से अज्ञात ही होता था, वहाँ वही व्यक्ति का पिता माना जाता है जो सेकस्टी रीति का पालन करता है। धन्यवाद।